साल था 2012, जहां एक तरफ DCU जन्म ले रहा था, वहां दूसरी ओर WB वालों के बगीचे में एक और यूनिवर्स चोरी छुपे पनप रहा था, एरोवर्स। और अगर तुम बिग बॉस के घर में नहीं रहते हो तो तुम्हें पता होगा कि ऑलमोस्ट 12 साल बाद एरोवर्स फाइनली खत्म हो चुका है। अब बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि आखिर एरोवर्स किस चिड़िया का नाम है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर क्यों पता ही नहीं चला कि एरोवर्स कब आया और कब चला गया, और इस यूनिवर्स को एरोवर्स की बजाय LGBT वर्स कहना क्यों सही रहेगा, और साथ ही साथ इस यूनिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है सुपर हीरो जॉनरा में, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू किया जाए। अब देखो, एरोवर्स एक फ्रेंचाइज है। डीसी के कैरेक्टर्स को लेकर कई सारे टीवी शोज बनाए गए थे। इसको CW वर्स भी बोलते हैं, जिसको CW नेटवर्क पर टेलीकास्ट करा जाता था। अब ये चैनल टीनेजर्स के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। यहाँ तक इनके शोज में टीनेजर्स ही प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करते थे। इनफैक्ट जो एक्टर्स इनके पेरेंट्स का रोल प्ले करते थे वो भी 25 साल से ज्यादा के नहीं होते थे। कौन लिख रहा था इनकी स्क्रिप्ट? लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो CW वालों ने रिवर्स डेली सोप वाला फॉर्मूला अपनाया, मतलब बड़ों को टारगेट करने के बजाय ये लोग टीनेजर्स को टारगेट कर रहे थे, और इससे हमें मिलता है द वैम्पायर डायरीज। इंडिया में भी इसका एक रीमेक बना था, याद ही होगा। तो मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ? वेल, तो वैम्पायर डायरीज को तीसरे सीजन तक के कोई रिकग्निशन नहीं मिला, लेकिन इसके बाद के सीजन्स में जो मेकर्स थे उन्होंने कुछ चीजें चेंज करी, जैसे कि ज्यादा ड्रामा और मल्टीपल कैरेक्टर प्लॉट लाइंस। कुछ ही टाइम में द वैम्पायर डायरीज ने CW को रिकग्निशन दिलाई, और द वैम्पायर डायरीज ने ही ब्लूप्रिंट रखा था एरो की सीरीज के लिए। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए एरो को तो कोई नहीं चुनेगा ना। एग्जैक्टली, ये प्लान था भी नहीं। इनिशियली तो ये बस एक क्राइम फाइटिंग विजिलेंटी नाटक की तरह ही इस शो को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें थोड़े से ड्रामे के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल एक्शन भी देखने को मिल रहा था। बजट ज्यादा नहीं था ना, क्योंकि DCU मूवीज तो कमा नहीं रही थी। अब एरो का सीजन 1 एक अच्छी रेटिंग के साथ साथ एक तगड़ा फैन बेस भी बना लेता है, तो सीजन 2 तो आना ही था, और सीजन 2 सीजन 1 से भी कुछ मामलों में बेहतर था। लेकिन एक एपिसोड ने पूरी दिशा ही बदल दी, जहां हमें एक एपिसोड में बैरी एलन AKA फ्लैश को दिखाया जाता है। वेल, दैट्स व्हाट शी सेड। और 2014 में हमें दी फ्लैश का पहला सीजन देखने को मिलता। मुझे याद है, मैं एक दोस्त से पेन ड्राइव में इसका सीजन 1 लेकर आया था, जिसको देखने के बाद मैंने बोला क्या बनाया यार। और फिर कुछ सालों बाद इसका सीजन 5 देखने के बाद मैंने बोला कि ये क्या बना दिया है भाई। स्टार्टिंग के 3 सीजन फ्लैश के बेस्ट है, लेकिन उसके बाद इतने सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि जैसे शो में कैरेक्टर्स नहीं है, कैरेक्टर्स में थोड़ा सा शो है। इस टीवी शो में जिसको देखो उसको सुपर हीरो बनाया जा रहा है। फ्लैश के भतीजे को पावर्स दे दी, उसकी बेटी को पावर्स दे दी, उसके मेंटर को पावर दे दी। मैं तो कहता हूँ मुझे भी पावर दे दो, इमरान हाशमी वाली। बस एरोवर्स का राइज यहीं तक था। अब बात करेंगे उसके फॉल के बारे में। 2015 में हमें एक नया शो देखने को मिलता है, सुपर गर्ल, जहां एक डिफरेंट टेक लिया गया था सुपरमैन की स्टोरी के साथ। अब इससे पहले कभी भी सुपर गर्ल पे कोई लाइव एक्शन शो या मूवी नहीं आई थी, और मेलिसा बेनोस ने काफी जस्टिस करी थी कैल जोरल के कैरेक्टर के साथ। पहले के 2 सीजन तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन फिर मेकर्स ने बोला कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा वो बनाते हैं, ड्यूरेबल नहीं, गे। आउट ऑफ नोवेयर सुपर गर्ल में प्रेफरेंसेस चेंज होने लगती हैं लोगों की। पता नहीं इनकी टारगेट ऑडियंस कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको प्लीज करने के लिए ये एक कैरेक्टर की पूरी प्रेफरेंस ही चेंज कर देते हैं। वेल, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेजेंड्स ऑफ टुमारो, डीसी के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें कोई नहीं जानता था, वो इसमें फीचर करे गए थे। और मजे की बात यह है कि इस शो के बावजूद भी इन कैरेक्टर्स को कोई नहीं जानता है आज। और टोटल 7 सीजन आए हैं इसके, और मैंने सच बताऊं तो एक भी नहीं देखा है। ब्लैक लाइटनिंग, वेल, जितना इसका नाम रेसिस्ट है उतना ही ये पूरा शो भी रेसिस्ट है। और जैसे ब्लैक पीपल को उनके राइट से दूर रखा जाता है अमेरिका में, वैसे ही इस शो को भी एरोवर्ड से दूर रखा गया था। सिर्फ क्राइसिस और इनफाइनाइट अर्थ में ही ब्लैक लाइटनिंग का क्रॉसओवर होता है बाकी के एरोवर्ड्स के सुपर हीरोज से। 2019 में आती है बैट वुमन, क्योंकि LGBTQ को भी तो आगे लेकर जाना है ना, तो क्यों ना मेन कैरेक्टर को ही लेस्बियन बना दिया जाए। अब रेटिंग देख के तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि कितना पसंद आया था ये लोगों को। इस शो की स्टोरी फॉलो होती है जब ब्रूस वेन अचानक से गायब हो जाता है। The bat's not coming back. तो उसकी कजन केट केन उसको ढूंढने के बजाय उसकी सीक्रेट केव में घुसती है, उसके सूट को ऑल्टर करती है और बैटमैन बन के निकल जाती है। ओह सॉरी, बैट वुमन। ये स्टोरी ली गई थी बैट वुमन LEG कॉमिक्स से, जहाँ केट को निकाल दिया जाता है क्योंकि वो गे होती है। एंड गेस व्हाट, इस शो से भी उसको निकाल दिया जाता है। माना जाता है कि लोगों को उसका लेस्बो होना पसंद नहीं आ रहा था। मैं नहीं मानता, लोगों को पसंद है, बट CW को देखना नहीं पसंद है। वो
अब इसके बाद एक और शो आता है सुपरमैन एंड लोइस। पर्सनली ये मेरा फेवरेट शो है इस पूरे एरोवर्स में, क्योंकि ये इस मेन अर्थ में सेट नहीं है। ये एक ऑल्टरनेट अर्थ के सुपरमैन की कहानी है जब उसकी मैरिड लाइफ शुरू हो जाती है। उसके 2 बच्चे भी हैं जो कि पूरे शो में उतने ही बड़े रहते हैं। इस शो को तुम ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई भी क्रॉसओवर नहीं है। अब ये जो यूनिवर्स है ये पूरा क्रॉसओवर के दम पे ही जिंदा था। कोई भी कैरेक्टर कभी भी किसी भी शो में एंटर कर जाता था और ऑडियंस कंफ्यूज कि आगे स्टोरी कहां कंटिन्यू होगी। एक साथ 6 शोज ये लोग साइमल्टेनियसली रन कर रहे थे। अब अगर तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम है और तुम इन शोज को सही ऑर्डर में देखना चाहते हो तो मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम देख सकते हो। लेकिन पेन और पेपर लेके बैठना। तो इरशाद करता हूँ, माना कि तुम्हें समंदर पसंद है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसमें डूब मरोगे जाकर। एरोवर्स के ऑलमोस्ट हर शो में जबरदस्ती का LGBTQR डालना रहता था। मेकर्स ने वोकज्म को इतना अंदर तक ले लिया था कि उनकी आवाज नहीं निकल रही। आओ स्टैटिस्टिकली देखते हैं तो एरोवर्स में ऑलमोस्ट 50 लोग को जानता हूं जो कि स्ट्रेट हैं और ऑलमोस्ट 10 लोगों को इन्होंने बताया है या हिंट दिया है कि ये गे हैं। अब इस हिसाब से 50 में से हर 5वां बंदा गे है शो में। इतने गे कहां से आ रहे हैं? अरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के सिर्फ 5% लोग ही तो गे हैं। एंड द प्रॉब्लम इज नॉट द गे कैरेक्टर बट द प्रॉब्लम इज फोर्सिंग अ गे कैरेक्टर इनटू अ टीवी सीरीज सो एज टू एक्सेप्टेड बाय द जनरल ऑडियंस। मैं तो कहता हूं कि ये सब कुछ नहीं होता। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, सब ठीक हो जाएगा। फिर CGI जो स्टार्टिंग में इतनी बड़ी डील नहीं थी क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, बट जब फ्लैश जैसे शोज आने लगे तो प्रैक्टिकली उन इफेक्ट्स को अचीव कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। और ऑडियंस को भी जब एक तरफ ये देखने को मिल रहा हो और एक तरफ ये देखने को मिल रहा हो तो जाहिर सी बात है वो यही चूज करेगी। और फिर इनका ओरिजिन चेंज कर देना। जब एरो का सीजन 1 अनाउंस हुआ था तब भी बहुत डिबेट हुआ था क्योंकि इन लोगों ने उसके ओरिजिन को चेंज कर दिया था। ओलिवर क्वीन कोई बिलियनियर नहीं था, वो एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो था। अगर इस शो में तुम ओलिवर क्वीन को निकाल दो और ब्रूस वेन को डाल दो तो ये शो ज्यादा सेंस बनाएगा। और सेम फ्लैश के साथ भी करा था। बेरी एलन और विली वेस्ट दोनों की स्टोरी मर्ज कर दी थी। विली वेस्ट फ्लैश का मेंटल तब लेता है जब फ्लैश की डेथ हो जाती है कॉमिक्स पर। यहाँ तो दोनों साथ में दौड़ रहे थे। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने किसी भी शो के बारे में सीजन 2 के आगे या ज्यादा सीजन 3 के आगे बात नहीं करी क्योंकि बात करने लायक है भी नहीं उसके आगे के शोज। कंसिस्टेंटली ये देखा गया है कि एरोवर्स के शो सीजन 2 के बाद वो क्वालिटी अपनी स्टोरी में नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। एरो का ही अगर एग्जांपल ले लें तो इसमें सीजन 2 के साथ ये सीरीज टॉप करती है। उसके बाद तो बस इसको बूमर की तरह खींच रहे थे ये लोग। इवन फ्लैश भी सीजन 3 के बाद देखने लायक नहीं है। और ऐसा नहीं था कि इस बारे में मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें अच्छे से पता था ये क्या हो रहा है। और यही वजह है कि इसके बाद जो शोज आए हैं जैसे कि लेजेंड्स ऑफ टुमारो, बैटवुमन या ब्लैक लाइटनिंग, इनमें सिर्फ 5 से 7 सीजन ही रखे गए थे। और फिर कोविड ने भी एरोवर्स को वेंटिलेटर पर लाकर छोड़ा क्योंकि पैंडेमिक से पहले एरोवर्स के 3 से 4 शो साइमल्टेनियसली चल रहे होते थे, क्रॉसओवर्स होते थे। बट कोविड में शूटिंग बंद हो गई और जब शूटिंग शुरू भी हुई तो सोशल डिस्टेंसिंग और डेडलाइन के चलते ज्यादा क्रॉसओवर्स पॉसिबल थे ही नहीं। और लास्ट क्रॉसओवर जो हमें देखने को मिला था वो इन क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ देखने को मिला। आई थिंक इसी टाइम पे इस यूनिवर्स के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई थी। और अब जब जेम्स गन अपने नए DCU को ला रहे हैं तो कोई और यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि फिर जनरल ऑडियंस के लिए कंफ्यूजन बढ़ जाएगी ना कि भाई ये 2 फ्लैश क्यों हैं, ये बैटमैन ने विग क्यों लगा रखा है और हॉकाई कब से ब्लॉन्ड होने लगा, वगैरह वगैरह। अब माना कि इस यूनिवर्स में लाखों बुराइयां थी, पर वो कहते हैं ना कि पानी चाहे कितना ही गंदा क्यों ना हो आग बुझाने का तो काम कर ही देता है। तो वैसे ही ये यूनिवर्स भी DC के लिए एक वरदान की तरह ही है। और ये बहुत कम ही लोग रियलाइज कर सकते हैं कि क्या एरोवर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है सुपर हीरो जॉनरा में। DC के ऐसे बहुत कैरेक्टर्स थे जिन्हें कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था एरोवर्स से पहले। जनरल ऑडियंस को बैटमैन और सुपरमैन के अलावा भी DC सुपर हीरोज के बारे में पता चला है, जैसे कि एरो, फ्लैश, सुपरगर्ल, बैटवुमन, खैर उसकी बात नहीं करते हैं। और जो चीजें अब मार्वल कर रहा है ये वेरिएंट्स और मल्टीवर्स के साथ, वो एरोवर्स कब का करके छोड़ चुका है। जहां LGBTQ रिलेशन दिखाने पर आज मार्वल को गालियां पड़ रही हैं, वहां एरोवर्स को कब की गालियां पड़ चुकी हैं। Well, so that's it for this video. चलो अब मैं जा रहा हूँ केक का ऑर्डर देने के लिए क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि जीसस का बर्थडे आ रहा है, कहीं कैंसिल ना हो जाऊँ मैं। चलो अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।